हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ आवर डिस्कशन ऑन पीसीबीएल लिमिटेड। इससे पहले कि हम सेशन 2 के डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा जिस्ट में आपको बताना चाहूंगा कि सेशन 1 में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। सेशन 1 में हम लोगों ने उसके फंडामेंटल एनालिसिस किए, कंपनी के नंबर्स को समझा, देखा कि किस तरह से उसके रिवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है। बट हाँ, मार्जिन्स में थोड़ा सा डिप आ रहा है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। फिर हम लोगों ने देखा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उनका वर्किंग कैपिटल डेज किस तरह से इंप्रूव हो रहा है, आगे कंपनी के मार्जिन्स का क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में थोड़ा सा समझा। फिर हम लोग बिजनेस मॉडल को समझने के लिए बिजनेस एनालिसिस करना स्टार्ट किए। वहां पर हम लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, कंपनी क्या बनाती है, उसका कितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ पर उसके प्लांट है। फिर कंपनी और क्या काम आगे करने जा रही है, कंपनी का आगे का प्लानिंग क्या है, किस तरह से कंपनी अपने आप को एक कमोडिटी केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ ले जाने के लिए तैयार है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, क्या रॉ मटेरियल उनका इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने सेशन 1 में कवर किया। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो आप जरूर से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको कंपनी के बेसिक, कंपनी का बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पार्ट 2 में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, पार्ट 2 में हम इनका एक्सपेंशन प्लान समझेंगे, मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या प्लान है वो उसको समझेंगे, कंपनी का एक एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन निकालेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान्स क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो कंपनी अभी स्ट्रेटेजिकली कुछ एक्सपेंशन करने जा रही है। इनका जो प्लांट, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, फैसिलिटीज सारा विथ प्लान्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब एक एक करके आराम से धीरे धीरे समझिए और इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करिए। देखिए क्या है, इनका एक प्लांट मुंद्रा गुजरात में है जहां कार्बन ब्लैक का 2,05,000 टन का कैपेसिटी है और ग्रीन पावर वहां 32 मेगावाट का है। दूसरा प्लांट इनका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है जहां पर कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी 1,63,000 टन का है विथ 30 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर। तीसरा प्लांट इनका पलेज गुजरात में है जहां 1,82,42,000 टन का कैपेसिटी है विथ 19 मेगावाट कैपेसिटी ग्रीन पावर। तो गुजरात में दो हो गया, तो आपको समझ में आ रहा है। वेस्ट में आप एनालाइज करो इनका लोकेशन, प्लांट का लोकेशन, वेस्ट में ऑलरेडी इनके पास दो प्लांट है, ईस्ट में दुर्गापुर में इनके पास ऑलरेडी एक प्लांट है। एक प्लांट इनका कोची केरला में, यानी साउथ में भी इनका एक प्लांट है। तो कोची केरला में इनका एक प्लांट है। कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी वहां 93,000 टन का कैपेसिटी है और 10 मेगावाट का कैपेसिटी है, और एडिशनल 7 मेगावाट का कैपेसिटी आने के लिए तैयार है, मतलब आने वाला है कुछ समय में। तो वेस्ट में दो प्लांट हो गए, ईस्ट में एक है, साउथ में एक है। अभी ये लोग नया एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं साउथ में ही, चेन्नई में। ठीक है, ये अभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसको आने में टाइम लगेगा। दे आर वर्किंग ऑन दिस। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इनका चेन्नई तमिलनाडु में आ रहा है जो इन प्रोग्रेस है बाई होल्ली ओन्ड सब्सिडरी पीसीबीएल टीएन लिमिटेड। तो पीसीबीएल टीएन लिमिटेड इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके थ्रू ये लोग ये प्लांट लगा रहे हैं, और इसका कैपेसिटी आप देखो कितना है, 1,47,000 टन का कैपेसिटी है। तो ये छोटा प्लांट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लांट आने वाला है। और इसमें ग्रीन पावर का कैपेसिटी 24 मेगावाट का है। तो यानी साउथ में भी इनका अपना कुछ समय बाद दो प्लांट हो जाएगा। तो मे भी आगे चल के वो लोग ईस्ट में या नॉर्थ में एक प्लांट लगाना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो भी कंपनी होती है वो अपने कस्टमर को कम से कम कॉस्ट में सामान डिलीवर करना चाहती है। तो उसके लिए वो लोग अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बचाना चाहते हैं। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बचाने का तरीका क्या है कि आपका पैन इंडिया प्रेजेंस होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, आप कोशिश करते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह हो, ताकि कस्टमर जहां पर भी होगा ना, आज आज सिचुएशन फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर यहां से ऑर्डर करता है तो क्योंकि इनके नॉर्थ में कोई प्लांट नहीं है, उनको यहां से वेस्ट से पूरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बियर करते हुए यहां पर सामान डिलीवर करना पड़ेगा। पर वही अगर आगे चल के इनका नॉर्थ में भी मान लो एक प्लांट हो जाता है तो क्या होगा, उनके लिए बहुत आसान होगा, यहां से फटाक से डिलीवरी कर देंगे। तो टाइम भी बचता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बचता है। तो इसीलिए धीरे धीरे कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि मेरा चारों डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों डायरेक्शन में मेरे कुछ प्लांट्स हो कि जहां से भी कस्टमर का ऑर्डर आए आई कैन इजीली सप्लाई। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी।
अब अभी जो प्लांट है उसमें इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है इसको समझते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स विथ प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स। तो अभी इनके पास जो प्लांट है वो कहां पर है, गुजरात में। तो गुजरात में दो प्लांट है, वहां भी पोर्ट फैसिलिटी है। आप लॉजिक समझिए, क्या होता है, खाली स्टडी करने से कुछ नहीं होगा, आपको मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को समझना होगा। मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को आप कब समझेंगे, जब आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चालू करेंगे। तो आप देखिए कि आपको अगर अपने सामान को एक्सपोर्ट करना है या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना है, तो आप चाहेंगे आपका प्लांट वहां पर हो जहां पर पोर्ट फैसिलिटी हो, कि एक्सपोर्ट करना या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना दोनों बहुत आसान हो। तो अब उसमें ये कंपनी खरी उतर रही है कि नहीं, उसमें जज करना है। तो ये आप देखिए, गुजरात में इनके दो प्लांट है, वहां भी पोर्ट है। कोलकाता में या दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जहां प्लांट है, तो कोलकाता में भी पोर्ट है, वी नो। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लोग तमिलनाडु में जा रहे हैं, तो तमिलनाडु में भी एक पोर्ट है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट स्लाइड में उसका नाम हम लोग देखेंगे। तो केरला साउथ में जो है वहां पर भी आसपास पोर्ट का फैसिलिटी है। तो ये लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि पोर्ट के आसपास हमारा प्लांट हो। उससे फायदा क्या होगा, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ वेल स्प्रेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जो मैंने आपको बताया कि जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेल स्प्रेड होता है तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाता है, आप कस्टमर को इजीली सप्लाई कर पाते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर मिलता है, आपको कस्टमर के बगल में होने का एडवांटेज मिलता है। फिर लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस इंटरप्शन विथ मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो जब आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया होता है, तो उसमें क्या होता है, मान लो अगर साउथ में कोई दिक्कत आ गया किसी वजह से, अगर साउथ में इलेक्ट्रिसिटी का कमी आ गया, या फिर मान लीजिए वाटर का कमी आ गया, तो अगर साउथ में प्लांट को 10 दिन बंद भी करना पड़ा, तो आपका पूरा बिजनेस बंद नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ साउथ पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास नॉर्थ में भी, आपके पास वेस्ट में भी प्लांट है, ईस्ट में भी प्लांट है, वो लोग तो चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। फिर को जनरेशन ऑफ ग्रीन पावर यूजिंग टेल गैस एट ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विथ कैपेसिटीज टू सर्व कैप्टिव कंजम्पशन एज वेल एज थर्ड पार्टी सेल। यानी इनके पास जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, ग्रीन पावर 32 मेगावाट का इधर, दुर्गापुर में 30 मेगावाट, पलेज में, गुजरात में, ये सब जो कैपेसिटी आएगा, उसका एडवांटेज क्या है कि आपको जितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है अपने प्लांट के लिए, वो तो आप ऑलरेडी यहीं से केटर कर लेंगे, और एक्स्ट्रा अगर कुछ बच भी जाता है तो उसको आप ग्रिड को बेच के वहां से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी केमिकल प्लांट को हम रिसर्च करते हैं, मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि हम जब भी केमिकल कंपनी को रिसर्च करें ना, तो ये जरूर देखें कि उनके पास खुद का पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि पावर कॉस्ट सबसे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट फैक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर खुद का पावर है ना, खुद का को जनरेशन कैपेसिटी है, तो आप अपने पावर कॉस्ट में काफी बचा सकते हैं, काफी पैसा बचाते हैं। और वहां पर चालू होता है आपका जर्नी, वेयर यू एंड अप बिकमिंग वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। और इस तरह की कंपनी जो केमिकल्स में है, वहां पर आप जितना सस्ता बना पाएंगे, आप कंपटीशन को उतना बीट कर पाएंगे। तो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी आपका खुद का होना बहुत जरूरी है। इजी ग्रिड कनेक्टिविटी मिलता है अगर आपके पास सरप्लस ग्रीन पावर है। इजी ग्रिड कनेक्टिविटी फॉर सेल ऑफ सरप्लस ग्रीन पावर, यानी ग्रीन पावर आपके पास अगर सरप्लस है, तो आप आसानी से ग्रिड का कनेक्टिविटी है, आप उनको बेच सकते हैं। सीमलेस कैपेबिलिटी टू स्विच बिटवीन ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक यानी मैंने बताया दो इनके रॉ मटेरियल होते हैं, कार्बन ब्लैक ऑयल और CBFS, यानी कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक। तो ये दो अलग अलग फीड स्टॉक है या रॉ मटेरियल है, आप किसी से भी बना सकते हैं, ये कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास है। तो यहाँ पर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन जो तिरुवुलर में आ रहा है तमिलनाडु में, वो इनका थ्रू इट देयर होली ओन्ड सब्सिडरी आ रहा है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में जो इनका प्लांट आ रहा है वो किसके बगल में है, वो कृष्णापट्टनम पोर्ट, जो मैंने बताया ना, मेरा दिमाग नाम थोड़ा दिमाग से उड़ गया था, वही कृष्णापट्टनम पोर्ट के बगल में है। और एन्नोर पोर्ट भी है। तो बगल बगल में दो दो पोर्ट्स है जिसके थ्रू ये लोग आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें कैपेसिटी 147 किलोटन का है, पावर कैपेसिटी 24 मेगावाट का आएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा इसमें, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। टारगेटिंग कमर्शियल प्रोडक्शन बाय 31 दिसंबर 2022, सो नॉट वेरी फार। ये लोग टारगेट करके रखे हैं कि 31 दिसंबर 2022 में ये प्लांट चालू हो जाएगा। और ये प्लांट चालू होने का मतलब इनका कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा, अभी 6,03,000 है, वहां से बढ़ के 7,50,000 टन इनका कैपेसिटी हो जाएगा।
ये फैक्ट्री यहाँ पर बोल रहे स्मार्ट फैक्ट्री है, ग्रीन फैक्ट्री है, ठीक है, ये सब तो है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू द पोर्ट्स, पोर्ट्स के बगल में है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ग्रीनफील्ड का एडवांटेज, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, मल्टीपल लाइंस, द प्लांट विल बी इक्विप्ड विथ 3 इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन लाइन, यानी इस प्लांट में 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन लाइंस होगा। 2 लाइन है हार्ड ब्लैक के लिए एंड एक लाइन है सॉफ्ट। मैंने बताया था हार्ड कार्बन ब्लैक और सॉफ्ट कार्बन ब्लैक होता है, तो वो हार्ड कार्बन ब्लैक के लिए 2 लाइन है और एक सॉफ्ट कार्बन ब्लैक के लिए। टोटल खर्चा कितना लगेगा, 650 करोड़, और 150 करोड़ विल बी इनकर्ड फॉर 147 केटीपीए कार्बन ब्लैक कैपेसिटी एंड 24 मेगावाट, यानी 650 करोड़ लगेगा जो 147 किलो टन का कैपेसिटी आ रहा है कार्बन ब्लैक का, उसके लिए 150 करोड़ लगेगा जहां आप 24 मेगावाट का पावर कैपेसिटी बना रहे हैं। फैक्ट्री को स्मार्ट फैक्ट्री बोला जा रहा है क्योंकि विथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्री 4.A कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस कंट्रोल। तो जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल पूरा मशीन लर्निंग और एआई के जरिए होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। ग्रीन फैक्ट्री बोला जा रहा है बिकॉज ग्रीन फैक्ट्री बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये लोग करेंगे और वाटर का कंजर्वेशन भी यहाँ पर होगा। ऑटोमेशन क्यों, क्योंकि ऑटोमेटेड एंड एडवांस्ड मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। तो इसका पूरा, और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन में इनका मुंद्रा का जो प्लांट है गुजरात में, उसमें ये लोग एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन क्या चीज में आ रहा है, एस्टिमेटेड स्पेशलिटी केमिकल का जो है वो कैपेसिटी ये लोग 40,000 टन से बढ़ा रहे हैं। यानी इनका 2 मेन एक्सपेंशन हो रहा है समझिए। एक तो पूरा ग्रीन फील्ड प्लांट आ रहा है तमिलनाडु में, उसमें ये लोग कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी लगा रहे हैं 1,47,000 टन का। और दूसरा मुंद्रा प्लांट जो इनका एग्जिस्टिंग है, उसमें ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करें। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन मतलब नया से कोई जमीन नहीं लेना, नया से कोई जगह नहीं लेना, जो जगह है जो प्लांट है उसी में थोड़ा सा अगर स्पेशल कुछ जगह खाली पड़ा हुआ है तो वहीं पर एडिशनल कैपेसिटी हो जाएगा, या फिर उस जगह में एक नया प्लांट लगा देंगे या एक नया मशीन लेके लगा देंगे तो आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहे हैं ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है जहां 40,000 टन का स्पेशलिटी केमिकल्स का कैपेसिटी बढ़ेगा। इसमें 320 करोड़ रुपया खर्चा होगा और ये एक्सपेंशन 2 फेजेस में होगा। और ये कब तक टारगेट हो रहा है, फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2023 तक। तो टोटल स्पेशलिटी केमिकल कैपेसिटी जो आफ्टर एक्सपेंशन होगा वो 1,12,000 टन का इनका कैपेसिटी हो जाएगा। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा एक समराइज है, कार्बन ब्लैक का 147, ग्रीन पावर 31 मेगावाट आ रहा है और स्पेशलिटी ब्लैक 40 किलो टन का कैपेसिटी आ रहा है। तो प्रोजेक्टेड केपेक्स कितना है, तो यहाँ पर कार्बन ब्लैक में 650 करोड़, ग्रीन पावर जो बनेगा उसमें 150 करोड़, स्पेशलिटी ब्लैक में 320 करोड़, ग्रीन पावर जो कोची में आ रहा है उसमें 70 करोड़। तो ऑल इन ऑल टोटल इनका 1190 करोड़ का टोटल केपेक्स नेक्स्ट 1 साल के अंदर आने वाला है। तो ये तीनों ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको और थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि ये कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी क्या है, ग्रीन पावर क्या है और स्पेशलिटी ब्लैक क्या है। आर एंड डी पे फोकस का अगर बात करें तो ग्लोबल आर एंड डी में ये लोग नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ऑयल इंजीनियरिंग है, कैरेक्टराइजेशन एंड फंक्शनाइजेशन, फंडामेंटल रिसर्च पे भी फोकस करते हैं। इनके पास 40+ साइंटिस्ट है एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स इन आर एंड डी। सुशीला गोयनका R&D सेंटर एट पलेज एंड इनोवेशन सेंटर एट यूरोप, फोकस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ मशीन टेक्नोलॉजी एंड 3 पेटेंट्स ऑलरेडी इनको मिल चुका है। जो फंडामेंटल ये लोग रिसर्च कर रहे हैं वो क्या चीज में कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो क्या है इसमें, सुपर कंडक्टिव ग्रेड फॉर बैटरीज बनाएंगे, ऐसा सुपर कंडक्टिव ग्रेड्स बनाएंगे जो बैटरी में इस्तेमाल किया जा सके, हाइब्रिड फिलर्स बनाएंगे, न्यू कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स भी ये लोग बनाएंगे। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लोग क्या करना चाह रहे हैं, दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन, यानी जैसा मैंने बताया था कि ये लोग कोमोडिटी केमिकल से ऊपर वैल्यू चेन में बढ़ के स्पेशलिटी केमिकल्स और रबर ब्लैक्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में यूज होगा, इंक्स एंड कोटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब ये जो नया प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल होगा। और इसमें क्या होगा, मार्जिन भी बेटर मिलेंगे कंपनी। इबिटा का बात करें तो इनका अगर सेल्स वॉल्यूम का अगर स्प्लिट के हिसाब से बात करें तो FY22 का अगर मैं देखूं तो टायर से जो सेल्स वॉल्यूम है आप देखो, जो FY15 में 75% बिजनेस टायर से आता था
वो आज घटते घटते 65% रह गया। परफॉर्मेंस केमिकल जो 24% था वो आज बढ़ के 27% हो गया। और स्पेशलिटी केमिकल जो सिर्फ 1% था बाय वॉल्यूम, वो बढ़ के 8% हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, ट्रेंड क्या देख रहे हो कि 2015 से 22 में क्या चेंजेस हो रहा है कंपनी में, कि कंपनी धीरे धीरे कमोडिटी केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ बढ़ती जा रही है। परफॉर्मेंस केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स के वॉल्यूम्स ज्यादा बेटर हो रहे हैं। और ये जो चेंजेस आ रहा है उससे नंबर में क्या चेंज आ रहा है, वो नंबर आप देखिए। इबिटा आप देखो कितना हो रहा है, 218 करोड़ का जो इबिटा कंपनी किया करती थी, वो बढ़ के 424 हुआ, 526 हुआ। और आज FY22 में 660 करोड़ का इबिटा हुआ। हाँ, मार्जिन थोड़ा सा डिप हुआ है FY22 में, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट FY21 में आप देखिए 19.8% का मार्जिन हुआ था। टायर और परफॉर्मेंस केमिकल बिजनेस का बात करें तो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इनका ग्लोबल टायर कंपनीज के साथ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ये लोग के इस बिजनेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सारे ज्यादा से, अभी हम लोगों ने कस्टमर प्रोफाइल पिछले पार्ट 1 में देखा था, तो सारे बड़े टायर कंपनीज इनके कस्टमर। परफॉर्मेंस केमिकल का एप्लीकेशंस जो है वो MRG प्रोडक्ट्स में, एक्सट्रूडेड एंड मोल्डेड प्रोडक्ट्स में, एग्री फिल्म्स, ये सब जगह दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है फ्यूचर के लिए। एफिशिएंट सप्लाई चेन इन्होंने डेवलप कर रखा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था, फिर भी यहाँ पर देख लेते एक बार कि ग्रॉस कैपेसिटी इनका 4,72,000 टन से बढ़ के आज के डेट में 6,03,000 टन है, जो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक 7,50,000 टन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है ये भी आने वाला है। इबिटा का बात करें तो 218 करोड़ से इबिटा बढ़ते बढ़ते 660 करोड़ हो गया। इबिटा पर मैट्रिक टन, यानी यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी को आप देखें तो यूनिट मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पर टन आप क्या कमा रहे हो। तो इबिटा पर टन पहले सिर्फ 7,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, जो आज वहां से डबल होके ऑलमोस्ट 14,500 रुपया पर टन का इनका इबिटा प्रॉफिट होने लगा। पैट का बात करें तो पैट भी 10 करोड़ से आज बढ़ते बढ़ते 427 करोड़ हो गया है। डेट इक्विटी मैट्रिक्स देखिए आप, 1.2 से घटते घटते आज 0.3 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री तो नहीं बोलूंगा, बट काफी अच्छे रिजनेबल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। तो विच इज नॉट बैड, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत फैंटास्टिक एकदम फाड़ू नंबर है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट एट द सेम टाइम कोई बुरा नंबर भी नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनका मार्जिन थोड़ा सा डिप कर रहा है बिकॉज ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। इनका अभी जो परफॉर्मेंस आया उस पे जो कमेंट्स आया उसको समझते हैं। इनका टोटल ऑपरेटिंग इनकम जो है ये 1,628 करोड़ का हुआ है। ठीक है, जो कि पिछले साल 1,000 करोड़ का था, तो 52% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का ग्रोथ हुआ है। तो टॉप लाइन फॉर द क्वार्टर वाज अप 15.5% टू 1,628, ड्रिवन बाई 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन वॉल्यूम एंड 11% राइज इन एवरेज रियलाइजेशन प्राइसेस। तो सेल प्राइस बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है, उसके वजह से 11% का ग्रोथ आया है। और 4% का जो ग्रोथ आया है वो आया है बेसिकली आपका वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ यानी मान लीजिए 4% ग्रोथ वॉल्यूम, यानी पहले अगर आपका 100 पीस बिकता था तो अभी 104 पीस बिका है, तो वो 4 पीस जो एक्स्ट्रा आपने बेचा उसको बोलते हैं 4% वॉल्यूम ग्रोथ आया है। और बाकी 11% ग्रोथ क्यों आया, बिकॉज ऑफ योर सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल कॉस्ट लुक ऑप्टिकली हायर, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है ये बोल रहा है ज्यादा दिख रहा है, एंड अमिड हाई क्रूड प्राइसेस, जो मैंने बताया कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो बढ़ रहा है उसके वजह से रॉ मटेरियल का प्राइसेस इनका बढ़ा है। विद ग्रॉस मार्जिन स्प्रेड कमिंग स्टडी एट 29,200 पर टन, तो 29,200 रुपया पर टन का ग्रॉस मार्जिन ये लोग कंपनी कर पा रही। टैक्स रेट इनका 22% है, डेप्रिसिएशन ठीक है। इबिटा मार्जिन लुक ऑप्टिकली सप्रेस्ड, तो इबिटा कम दिख रहा है, वो तो हम लोग को समझ में आ ही रहा है कि कहाँ 17.5% का मार्जिन था वो घट के 11.6% हो गया। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है। अर्निंग्स विटनेस्ड क्यू क्यू डिक्लाइन, तो अर्निंग्स का अगर रिपोर्टेड पैट का बात करूं तो क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर -4% हुआ है, यानी ग्रोथ डी ग्रोथ हुआ है। पर की मैट्रिक्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम इनका ईयर ऑन ईयर 4% गिरा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% बढ़ा है। एक्सपोर्टेड सेल्स अगर बात करें वॉल्यूम का, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट
6.2% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.2% से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग, कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रही है। तो टोटल सेल्स वॉल्यूम का बात करें तो ईयर ऑन ईयर 1.6% घटा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.1% इनका बढ़ा है। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का अगर सेल्स वॉल्यूम का बात करें तो ईयर ऑन ईयर 21.9% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% बढ़ा है। स्पेशलिटी कार्बन का अगर बात करें तो परसेंटेज वाइज 8.8% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो कि पिछले साल 7.1% था। रियलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, 90,324 रुपया पर टन से रियलाइजेशन बढ़ के 1,40,000 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इबिटा पर टन, इबिटा पर टन पिछले साल 16,142 था, फिर ये पिछले क्वार्टर में 17,900 के आसपास था, जो अभी इस बार गिर के 16,570 है। तो ईयर ऑन ईयर तो 2.7% का ग्रोथ दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -7% है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या नंबर्स थोड़े से डिप हुए हैं, इबिटा पर टन गिरा है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस इतना बढ़ा है, इनका रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ा है, जिसके वजह से ग्रॉस मार्जिन गिरा, इबिटा मार्जिन भी गिरा। एंड इबिटा पर टन का जो स्प्रेड मिलता है, यानी जितना रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा उतना ज्यादा सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ पाया, जिस वजह से इबिटा पर टन थोड़ा सा गिरा है। इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करूं तो इंडियन टायर इंडस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें 7 to 9% के कैगर से ग्रोथ आना चाहिए नेक्स्ट 3 साल में। एक्सपेक्टेड रिकवरी होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, स्टेबल रिप्लेसमेंट मार्केट, यानी टायर का जो मार्केट है उसमें रिप्लेसेबल डिमांड काफी आने का है। इंक्रीज इन पेस, बोल रहे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी स्पीड से बढ़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। रूरल मॉनसून्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से टायर यानी ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ेगा, टायर का डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ आएगा। फेवरेबल टेलविंड्स क्या है, क्या ऐसा चीज पूरा मैक्रो इकोनॉमी में हो रहा है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है या इंडियन कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है, ये समझिए। चाइना प्लस वन इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट अवॉइड्स ओवर इन्वेस्टिंग इन वन कंट्री, दैट इज चाइना, एंड प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस टू अदर कंट्रीज। तो अभी क्या हो रहा है, पूरा दुनिया में जितने भी ग्लोबल बायर्स लोग हैं वो लोग चाइना से खरीद नहीं खरीद के वो लोग चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग, अभी तक क्या होता था, वो लोग जितना भी कार्बन ब्लैक है ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट किया करते थे। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं कि चाइना के अलावा कोई सप्लायर हमें मिल जाए, और वहां पर इंडिया इज कमिंग अ बिग हेल्प, क्योंकि वो लोग इंडिया से अब एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, यानी इंडिया का एक्सपोर्ट आगे चल के बढ़ेगा। तो कार्बन ब्लैक एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर देखें तो 2018 में 880 किलो टन था, जो घट के 672 रह गया, और ये आगे चल के और भी ज्यादा गिरेगा, क्योंकि चाइना में धीरे धीरे केमिकल प्लांट्स बंद होते जा रहे हैं। कार्बन ब्लैक का एक्सपोर्ट इंडिया से अगर देखें तो 111 किलो टन से बढ़ के 135 किलो टन हो गया, यानी इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहा है और चाइना से एक्सपोर्ट गिरते जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। हाँ, जो रॉ मटेरियल का प्राइस ट्रेंड है वो देखिए, ये थोड़ा सा कंपनी के लिए नेगेटिव हो रहा है कि ये जो रॉ मटेरियल जो ये लोग यूज करते हैं सीबीओ और सीबीएफएस, इसका रेट अचानक से काफी बढ़ा है। तो ये जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है इस वजह से मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का बात करें तो कंपनी के पास क्या क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, परफॉर्मेंस और स्पेशलिटी केमिकल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, फिर डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं जिससे लेबर कॉस्ट थोड़ा बच सके, ऑटोमेशन लाना चाहते हैं अपने प्रोसेस में कॉस्टिंग कम करने के लिए। फिर ग्रीन फील्ड का एक्सपेंशन प्लान जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया। R&D इनोवेशंस में ये लोग नए नए प्रकार के न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं जिससे मार्जिन बढ़े, और अपने कस्टमर्स के पेनिट्रेशन में बढ़ाना चाहते हैं, नए ज्योग्राफीज में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। दीज आर द ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो कि कंपनी आगे लेके चल रही है। कॉनकॉल में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कि कॉनकॉल में इन्होंने क्या बोला, एज पर द मैनेजमेंट द नियर टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट लुक्स अ टैड अनसर्टेन विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर इंटैक्ट। यानी मैनेजमेंट बोल रही है नियर टर्म हम कुछ नहीं बोल सकते, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, तो इतना सब कुछ नेगेटिव है इन्वायरमेंट में कि अभी नियर टर्म एक क्वार्टर कुछ बोला नहीं जा सकता, एक दो क्वार्टर। बट हाँ, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बात करें कि सारा जो रशिया यूक्रेन का झगड़ा है वो सलट जाएगा, धीरे धीरे यूरोपियन इकोनॉमी अपने ट्रैक में आने लगेगी, ये सब कुछ आने वाले 1 साल 1.5 साल में होगा, तो वहां कंपनी का ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है। डोमेस्टिक टायर डिमांड रोबस्ट है अमिड रिकवरी इन ओईएम सेल्स वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के ऑटो के सेल्स नंबर अच्छे आ रहे हैं, उसमें ग्रोथ आ रहा है।
तो वहां पर टायर का डिमांड जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो ओरिजिनल गाड़ी है उसमें तो लगता ही है, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें भी टायर रिप्लेस होता है, तो रिप्लेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी थोड़ा सा डिमांड कंसर्न है अभी वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में, इनका बोलना है, क्योंकि 18% ऑफ द ग्लोबल कार्बन ब्लैक का जो कंजम्पशन है वो यूरोप में होता है, और यूरोप में अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है, कंसर्न है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। फिर इन डोमेस्टिक मार्केट इंक्लूडिंग पीसीबीएल, इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशन इज पेग्ड एट मोर देन 5 लाख टन। तो ये एक चिंता का विषय है। मान ली बोल रहे हैं कि इंडिया में कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी एडिशन 5 लाख टन से ज्यादा होने वाला है। ऐसा नहीं कि खाली यही करेगी, ये तो 1,47,000 टन कर रहा है, और भी तो कंपनीज है जो कार्बन ब्लैक में, तो वो लोग भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं डोमेस्टिक में कैपेसिटी एक्सपेंशन 5 लाख टन से ज्यादा होने वाला है, विच इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट बिट डिफिकल्ट, टैड यानी बिट डिफिकल्ट, फॉर द कंपनी टू पुश कार्बन ब्लैक सेल्स वॉल्यूम डोमेस्टिकली इन नियर टर्म। तो नियर टर्म में हो सकता है कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई जब बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है। तो वहां पर कंपनी बोल रही है कि हम लोग को अपने प्रोडक्ट को सेल करने में थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकता है। टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है 1,13,900 टन हुआ था, विच इंक्लूड 77,963 टन ऑफ डोमेस्टिक सेल्स एंड 35,986 टन ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स। In terms of carbon black grades, out of 1,13,859 sales volume, 82,600 ton was tire grade, 21,210 was performance black, and 10,000 was specialty grade. तो ये सारे वॉल्यूम का डेटा है। On the greenfield expansion front, progress on new plant as it is going as per the plan. Commissioning is expected in December 22। तो ये प्लान दिसंबर 22 में चालू हो जाना चाहिए। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी बोल रहे 40,000 टन का जो कैपेसिटी आ रहा है स्पेशलिटी ब्लैक में, वो मार्च 2023 तक आ जाएगा। पीसीबीएल endeavor to increase its EBITDA per ton by 1,000 per ton annually with FY22 as its base through improvement in yield, greater share of specialty carbon black and better capacity utilization। तो इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेल है उसमें टोटल रेवेन्यू में इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे, जिसके वजह से इबिटा पर टन हम लोग कोशिश करेंगे कि 1,000 रुपया पर टन और इंप्रूव हो जाए। ठीक है। इवेंचुअली हेड टुवर्ड्स 20,000 पर टन एंड 15,000 पर टन करेंटली। ये सब छोड़ दीजिए, काम का चीज यही है कि इबिटा पर टन को ये लोग 1,000 पर टन से बढ़ाने का टारगेट। और वो कैसे बढ़ाएंगे? स्पेशलिटी ग्रेड को अपने मिक्स में बढ़ा के। एक्सपोर्ट कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक वॉल्यूम। तो स्पेशलिटी ग्रेड जो बिकता है उसका 70% एक्सपोर्ट होता है, 30% इंडिया में बिकता है। पीसीबीएल इंटेंड्स टू मेंटेन डिविडेंड पे आउट ऑफ 35%। एक्सपोर्ट का जो फ्रेट है जो काफी बड़ा हुआ था वो अभी 50% करेक्ट हो गया फ्रॉम द पीक लेवल, बट अभी भी प्री कोविड लेवल से काफी हाई है। तो जो फ्रेट चार्जेस जो लग रहा है ना, वो अपने एकदम हाई सिचुएशन से तो 50% करेक्ट हुआ है, बट स्टिल अगर प्री कोविड से कंपेयर करें तो अभी भी काफी ज्यादा है। प्रिवेलिंग कार्बन ब्लैक प्राइसेस आर 130 पर केजी, जो कि 140 पर केजी था पिछले क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में कार्बन ब्लैक 140 रुपया केजी बिक रहा था, अभी थोड़ा सा इसका प्राइस 10 रुपया पर केजी गिरा है। तो यानी ये बता रहा है कि आने वाले क्वार्टर में रियलाइजेशन थोड़ा सा कम हुआ है। ओवर ब्रॉडर टाइम फ्रेम ऑन रियलाइजेशन फ्रंट, स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक सेल्स एट 20% प्रीमियम टू नॉर्मल ब्लैक। तो स्पेशलिटी जो कार्बन है वो 20% प्रीमियम पे बिकता है। अगर ये वाला 130 पे बिक रहा है तो वो समझ लीजिए 160 या 155 पे बिकेगा। तो इसीलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि स्पेशलिटी ग्रेड जो है उसका बिक्री को दिन पे दिन बढ़ाया जाए। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये हो सकता है कि डिले इन रिकवरिंग ऑफ सेल्स वॉल्यूम। हम लोग सोच रहे हैं सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, बट अगर ये वॉर और ज्यादा एक्सटेंड हुआ, यूरोपियन इकोनॉमी थोड़ा सा और दिक्कत में आया, तो सेल्स वॉल्यूम हो सकता है ना बढ़े उतना। स्लोअर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम रैंप अप फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट, यानी नया जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है हो सकता है उसको आने में डिले हो जाए, या फिर अगर वो टाइम से भी आया तो हो सकता है उतना यूटिलाइजेशन उसका इमिडिएटली नहीं हो, क्योंकि मार्केट में डिमांड ना रहे। तो इस वजह से ये दो रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे चीजों को कंसीडर करके अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस मैंने निकाला है उसको हम लोग देखते हैं। बट आगे चलने से पहले बताना चाहूंगा कि ये मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मेरा कोई इंटेंशन किसी भी वीडियो में नहीं होता है कि मैं आपको कुछ रिकमेंड करूं।
एक ही इंटेंशन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको कंपनी के बारे में बताऊं, कंपनी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दूं, ताकि आप खुद उस कंपनी के बारे में समझें, जानें, अपने नॉलेज के बेसिस पे डिसाइड करें कि कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और ये वैल्यूएशन एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए ताकि एक आइडिया लग जाए कि वैल्यूएशन करते कैसे हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कल को कोई चीज बुरा होता है तो नीचे से नीचे कितना जा सकता है, और अगर अच्छा होता है तो क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर दिस पर्पस। अभी देखते हैं, करंट ईयर इनका रेवेन्यू रहा है 4,400 करोड़ का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 28% का पूरे साल में टॉप लाइन ग्रोथ आएगा। तो 5,690 करोड़ रुपया तक का टॉप लाइन हो सकता है, अगर सब कुछ बहुत बुलिश फेज में चला तो वहां पर अगर ये लोग 14% का EBITDA मार्जिन मेंटेन करके चलते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 170 रुपीज इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो आने वाले एक साल में, यानी बाई अप्रैल में या जून 23, आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 170, अगर सब कुछ बहुत फेवरेबल ढंग से चला तो। और अगर फेयर प्राइस का मैं बात करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 23% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है कंपनी में। तो 5,500 करोड़ तक का रेवेन्यू विद 13% EBITDA मार्जिन अगर कंपनी करती है, तो इसका जो फेयर प्राइस निकल के आता है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, वो 128-130 रुपए के आसपास आता है। और करेंटली कंपनी कहीं ना कहीं वही ट्रेड कर रही है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अभी एकदम बिल्कुल अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। तो अगर मैं आपके जगह होऊंगा और मुझे पोजीशन बनाना होगा, तो मैं अभी बड़ा पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मैं अभी अगर लेना है तो एक छोटा सा क्वांटिटी खाली ले लूंगा, इसको ट्रैक में रखूंगा, मार्केट के करेक्शन का वेट करूंगा कि कभी भी करेक्शन आता है और मेरे को थोड़ा सा नीचे में मिलता है तो मैं लूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी अपने फेयर प्राइस पे है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं स्टॉक को, तो अगर सब कुछ फेवरेबल चला तो 170 तक का टारगेट दिखता है। पर अगर सिचुएशन खराब होता है, यूरोप से डिमांड नहीं आता, एक्सपोर्ट से गिर जाता है, तो क्या होगा? तो अगर सिर्फ 20% का टॉप लाइन ग्रोथ आता है, जो कि एक्सपोर्ट अगर दिक्कत में आ जाए तो 5,300 करोड़ का रेवेन्यू भी 12% EBITDA मार्जिन, तो वहां पर ये नीचे से नीचे 105, 102, 103 उस रेंज तक नीचे गिर सकता है। तो बुरा से बुरा भी अगर कुछ होगा ना, तो ये 105, 103 रुपए से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए पोजीशन बनाया, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि नीचे से नीचे ये 105 रुपए तक जा सकता है। जाएगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ना आप भगवान है ना मैं भगवान हूं। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला मैक्रो इकोनॉमी में। कोई नहीं जानता कि रशिया यूक्रेन कल क्या डिसीजन लेने वाले। हो सकता है कल उनका युद्ध शांत हो जाए, तो थिंग्स विल बिकम बेटर। हो सकता है कल वो लोग कुछ और न्यूक्लियर अटैक का बात करने लगे, कमेंट करने लगे, सिचुएशन विल बिकम टफ। तो अभी हम जो डाइसी सिचुएशन में, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी है, पूरा मैक्रो इन्वायरमेंट, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी ऐसे डाइसी सिचुएशन में है कि यूरोप का तो बेचारों का बहुत हालत खराब है। यूरोप में अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 50 पाउंड आता था ना, तो आज के डेट में वो 500 पाउंड आ रहा है। आप इमेजिन करो, सोचिए आपका इलेक्ट्रिक बिल घर का अगर मान लीजिए 1,500 रुपया आता है महीना का, और अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक बिल महीना का 15,000 रुपये इलेक्ट्रिक बिल आने लगा। हाउ विल यू सर्वाइव? तो ये प्रॉब्लम आ रहा है यूरोप में। तो यूरोप में इतना ज्यादा, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ चुका है, एनर्जी एनर्जी कॉस्ट, कि वहां पर सिचुएशन बहुत खराब है। और उसके वजह से क्या है, अमेरिका भी थोड़ा प्रेशर में है और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी प्रेशर में, क्योंकि यूरोप एंड अमेरिका आर द मेन कंज्यूमिंग मार्केट। वो लोग हमारे से खरीदते हैं सामान, और उनके हाथ में अगर पैसा नहीं होगा तो हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा डगमगाएगा। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान में रख के डिसीजन लेना होगा कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा काम सिर्फ आपको बताना था, जो भी कंपनी में अच्छा है, जो भी कंपनी में रिस्क है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में क्या रिस्क है आगे चल के, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट मिले, तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्पेशली उन दोस्तों के साथ उस ग्रुप में जो लोग सीरियसली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में इतना ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं पड़ता है, आप प्राइस पे खेलते हो। बट अगर कोई सीरियसली इन्वेस्टिंग करना चाहता है, वेल्थ जनरेट करना चाहता है, तो नॉलेज का बहुत जरूरत पड़ता है। तो ऐसे ग्रुप में जरूर शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प मिले, वो भी कुछ कंपनी के बारे में जाने समझे, और आप लोग मिलके एक कलेक्टिव डिसीजन लेके, एक अच्छा डिसीजन लेके मार्केट में इन्वेस्टिंग करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।